ये कैमरा बिल्कुल ही नीचे हुआ। और करते जाए जी जी। राजन माइक, चूंकि उसमें तो माइक लगा होता था। ये किस चीज का? ये ऑनलाइन के लिए। अच्छा ठीक है, सही है, ठीक है। डन। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सामने वालों को तो आवाज भी आ रही है, तस्वीर भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है। ऑनलाइन वालों को आवाज, तस्वीर, स्क्रीन तीनों चीजें क्लियर हैं? डन। अवाम का एक जम्मे गफीर लाइव स्ट्रीमिंग प्लस फिजिकल, बच्चे मिलके भी कमरे की आधी जगह ऑक्युपाई नहीं कर पाए। मेरा ख्याल था शायद आप लोग अकाउंटिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की मोहब्बत में तो हों, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि इससे पीछे वाली जो FR1 है उसमें भी तकरीबन हालात मजीद मखदूश ही हैं। तो मेरे ख्याल में बच्चे सिर्फ 2 बजे वाली क्लास ले रहे हों शायद, कम से कम जो नहीं है सामने उसी पे गुमान कर लेते हैं कि चलो वहां आ जाते होंगे बच्चे। तो बच्चों को ये जो ऑनलाइन का चस्का लग गया है, दूसरे कैंपस ने सीधा काम किया हुआ है, वो फिजिकल वालों को ऑनलाइन की एक्सेस ही नहीं देते, तो वहां तादाद मुनासिब नजर आ रही है। यहाँ चूंकि आपको एक्सेस मिल गई है तो बस आवाम जो है, तो इसका मतलब इस एक्सेस की खात्मे पे कोई इकदाम होने चाहिए, या महीने बाद एक्सेस मिल जानी चाहिए। हफ्ते बाद से भी आप लोग 1 हफ्ता पीछे हो जाएंगे, आपको कोई बिल्कुल दुख नहीं लगेगा। तो फिर फर्क क्या है? सर एडमिशन फिजिकल में है पर बीमार हैं, एक बच्चे ने अपना एक शरई उज़र पेश किया। ठीक है जी, अल्लाह आपको सेहत दे। अगर खाली क्लास फिजिकली चल रही होती ना और ऑनलाइन ना होती, मैंने इनको बहुत कहा था, यकीन माने मैं बड़ा कहा था, और इन्होंने शुरू में बहुत सारे एडमिशन रिफ्यूज किए थे कि ऑनलाइन नहीं है इस क्लास में, और फिर भी कह दिया जी अब क्या करें जी, बच्चों की ख्वाहिश है, ऑनलाइन भी चालू कर दिया साथ। तो उससे ऑनलाइन से एक तो ये फर्क हुआ कि जो ऑनलाइन वाले उनको बंदा सही से मुखातिब भी नहीं कर पाता, ऊपर से जो फिजिकल वाले हैं उनको भी अय्याशी मिल गई, चलो ऑनलाइन हम देख लेंगे। ऑनलाइन वालों को ये एक्चुअल क्लास नहीं, उनको मतलब थोड़ा सा खराब वर्जन, मतलब टीचर इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, वो बेचारे टीचर की तरफ देख रहे हैं, हाँ ठीक है कभी तो हमारी तरफ देखेगा। ये अब इस तरफ देखना बड़ा कम ही होता है। तो आप लोग जो ज्यादा प्रिविलेज क्लास में एडमिशन लेके बैठे हुए हैं फिजिकल क्लास में, जिसके पैसे भी ज्यादा भर के बैठे हुए हैं, कोशिश करें कि आप फिजिकली आते रहें, ताकि वो माहौल जो आपको चाहिए था, इर्द सारे पढ़ रहे हो और दिल करे पढ़ने का, वरना तो घर ज्यादा सुकून से बैठे हुए थे, आपने घर का सुकून भी खत्म कर दिया और इधर आके भी हॉस्टल बैठ के ऑनलाइन क्लास लेनी है। इसका मतलब है आपको लाहौर इसलिए नहीं आना था कि आपको कॉलेज आना है, आपको लाहौर इसलिए आना था कि आपने लाहौर आना था। घर वालों से बहुत तंग आ चुके थे,
घर वाले काम बहुत कहते थे और ऊपर से घर वालों को पता लग गया था बच्चा सामने बैठा है कि कितना को पढ़ता है, फिर बताना पड़ता था। वो जो रात मेरे कमरे की लाइट जल रही होती, मैं पढ़ रहा होता हूँ टूटियां लगा के कान में। ऊपर से ऑनलाइन क्लास के बाद लैपटॉप को तो आप हमेशा साबित कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने लैपटॉप खोला, इसका मतलब है मैं यकीनन कोई जरूरी काम कर रहा हूँ। बेचारे मासूम से घर वाले, और एंड पे बड़ा खुश हो जाते हैं कि हमने घर वालों को धोखा दे दिया। किसको धोखा दिया? अपने आप को धोखा दिया। मतलब अगर बच्चे ऐसी हरकत करें समझ आता है, बड़े होकर अगर ऐसी हरकत करें तो इसका मतलब है कि आप तो कभी भी अपने लिए अच्छा नहीं सोच सकेंगे। जैसे ही कल का आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो एक दिन सुबह उठ के कहेंगे चलो कोई नहीं, मेरा कौन सा कोई बॉस है, नहीं जाता, किसने डांट लेना है। और भाई नुकसान तो अपना ही होना है। तो जिसका बॉस नहीं होता ना, वो ज्यादा सिंसियर होता है काम से, उसे पता होता है मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होना। तो आप अपने बॉस खुद हैं, आप अपनी रूटीन खुद चला सकते हैं। कॉलेज रेगुलेट नहीं कर सकता, कॉलेज आपको पाबंद नहीं कर सकता कि लाजमी इतनी अटेंडेंस दो, कॉलेज आपको सख्ती नहीं कर सकता, आपके हॉस्टल में छापे नहीं मार सकता ये बच्चे क्यों नहीं क्लास लेने आ रहे। तो हम एक ट्यूशन सेंटर है, हम इससे ज्यादा नहीं रेगुलेट कर सकते। बट दुख हमें जरूर होता है कि हम जिस बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अपनी नॉन सीरियस हरकत की वजह से पेपर नहीं पास कर पाएंगे। आप देखें ना, उस वक्त हमने जब काउंट किया था तो 40% ऑफ द क्लास थी, आज तो 40% ऑफ द क्लास भी नहीं नजर आ रही। और मेरा वाकई ख्याल ये था कि चलो थ्योरी को लोग कैजुअली लेते हैं, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में भी यही हाल हुआ है। तो अवाम सिर्फ 2 बजे वाली क्लास में बस अब यही गुमान किया जा सकता है, उसके अलावा किसी क्लास में नहीं है। ठीक है जी सर, एक शॉर्ट सा रिकैप दे दीजिएगा। ये ई रंग नंबर है, हाँ फौरन पता लग जाता है। ये जो है ना पिछले दिन छुट्टी पे होंगे, मैंने कहा सर बस एक छोटा सा रिकैप दे दें, उसी में से हम अपना माल निकालेंगे। भाईजान आप पूरी वीडियो देखें पिछले दिन की, छोटा सा रिकैप, मतलब क्या, मतलब मजाक। कल वैसे भी फ्राइडे था तो ज्यादा टाइम हमने नहीं पढ़ा था। खैर मैं कब रिकैप नहीं देता, मैं हर अगले दिन पहले पिछले दिन की बात बताता हूँ, फिर आपसे सवाल पूछता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। भाई के शत फर्स्ट डे हो, ठीक है जी। सर कल क्लास ली थी, ठीक है भाईजान परेशान ना हो, मैं आप पे मतलब इल्जाम नहीं लगा रहा। हम लोगों ने एक रोमांचिक सा चैप्टर शुरू किया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और इतना क्यूट सा मासूम सा चैप्टर था कि अभी हम उसके बारे में कुछ बातें करना शुरू ही हुए थे कि वो खत्म हो गया। लेकिन फिर मैंने उसे खत्म होने से बचाया, मैंने उसकी आखिरी लाइन होल्ड कर ली। मैं कहा नहीं, ऐसे नहीं। लेकिन इससे पहले हमने पीछे भी एक चैप्टर पढ़ा और उसकी डिस्कशन करते हुए पास पेपर्स पे हम नहीं आए थे। तो एक दफा लगे हाथ तो उसके पास पेपर्स हो जाएं। ऑनलाइन वालों के पास सॉफ्ट कॉपी होगी, फिजिकल वालों के पास फिजिकल कॉपी है। तो अगर पिछला हैंडआउट मुझे दिखा सकें जिसके एंड पे पास पेपर के सवाल थे। नहीं जी, ये तो वो कल वाला ही है। आपने नोट किया होगा कि चैप्टर 3 में लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन से एक ही सवाल नजर आ रहा है। ये पिछली 24 अटेम्प्ट्स के पास पेपर के सवाल हैं, लेटेस्ट को छोड़ के 23 अटेम्प्ट्स के तकरीबन। तो 23 अटेम्प्ट में एक ही सवाल लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन से आया। व्हाट इज एन एग्रीमेंट? When in an agreement considered to be void, state the circumstances under which the object of an agreement will be considered illegal. ऑब्जेक्ट को कब हम गैर कानूनी मानेंगे? वो 5 बातें। जब ये 5 बातें होंगी तो ये एक रट्टे वाला सवाल पूछा इन्होंने, टाइप 1 सवाल। कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ये सवाल मैंने आपको टेस्ट में दिया था कि अगर कंपिटेंट भी हो बंदा, यानी कि साउंड माइंड भी हो, मेजर भी हो, तो क्या उसके बाद भी कुछ ऐसी लिस्ट है जिनको लॉ ने मना कर दिया? हमने कहा हाँ जी एक लिस्ट है जिनको लॉ ने मना कर दिया हुआ है, वो हमने बताई थी। तो इस चैप्टर में अगर हम देखें तो काम के सवाल हमें नजर आते हैं कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का छठा सवाल जो हैंडआउट में था, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड वैलिड एंड बाइंडिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उन्होंने बताएं वो एग्जांपल्स बताएं जहां बगैर कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट चल जाता है। 4 एग्जांपल्स याद है?
7 नंबर का सवाल है, सारा ही लिख दें, छोटा सा प्यारा सा टेबल है, 7 नंबर के उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लिया। एक एक करके ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन 5, ए वाज बैडली इन नीड ऑफ मनी, ए को पैसों की अशद जरूरत थी, एंड ऑफर्ड टू सेल हिज मोटरसाइकिल वर्थ 50,000 टू बी फॉर 10,000 रुपए। उसको पैसों की बड़ी शदीद जरूरत थी, उसकी मोटरसाइकिल की वर्थ थी 50,000 और उसने कहा मैं 10,000 में बेचने पे तैयार हूं क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। B accepted the offer, but before the motorcycle could be delivered, A received another offer for 35,000 and sold a motorcycle. B ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया था, लेकिन बाद में उसको एक और बंदे की तरफ से 35,000 की ऑफर आई और उसने उसको मोटरसाइकिल बेच डाली। सवाल क्या कहता चाह रहा है? A refused to carry out the contract with B. A ने कहा नहीं जी मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला सकता on the ground of inadequacy of consideration. उसने कहा तुमने पैसे ही बड़े थोड़े मुझे कहे थे। क्या इस वक्त ए ने जो किया है वो सही है? नहीं। कंसिडरेशन की कोई वैल्यू होनी चाहिए, चाहे वो कम भी हो। अगर वो फ्री कॉन्सेंट थी उस वक्त, अगर पार्टीज खुशी खुशी मान गई थी, तो बाद में आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था क्योंकि कंसिडरेशन कम थी। कंसिडरेशन का कम होना एक्सक्यूज नहीं बनाया जा सकता। तो आप ये देखें कि एक रूल छोटा सा, उन्होंने आपको एक सिचुएशन बना के आपसे सवाल पूछ लिया। चौथे सवाल की तरफ आते हैं। Tariq promised to pay Tahir for his services whatever amount Tariq might think reasonable. Tahir is not dissatisfied with the amount paid by Tariq. ताहिर और तारिक ये दो अलग लोग हैं। तारिक ने ताहिर को कहा कि जो तारिक को मुनासिब लगे वो उसकी पेमेंट हो जाएगी। ताहिर is not dissatisfied with the amount paid by तारिक। तारिक ने जो पैसे दिए हैं वो उसको ठीक नहीं लग रहे। बताएं ताहिर तारिक को सू कर सकता है? अब देखें मैंने आपको कहा कि टेस्ट में हम कई दफा मिलते जुलते नाम रखते हैं। अब तारिक और ताहिर इन्होंने ऐसा रखा है कि बंदा उलझ के रह जाता है कि कौन किसने पैसे देने हैं और किसने पैसे लेने हैं। तारिक ने ताहिर को पैसे देने का वादा किया उसकी सर्विसेज के लिए वो अमाउंट जो तारिक को मुनासिब लगेगी, और बाद में अपनी तरफ से एक मुनासिब अमाउंट दे दी। सवाल ये है कि क्या ये वैलिड है? क्या ये ऑफर सर्टन है, क्लियर है? उसने कहा हाँ जो मुझे ठीक लगा मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो ये तो ऑफर ही ठीक नहीं थी, ऑफर में कंक्रीटनेस ही नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, अमाउंट ही नहीं सर्टन हो रही थी। तो हम कहेंगे भाई ये तो बात ही अनसर्टन हो रही थी। मामला अदालत में जाए, हाँ अदालत अगर एक रीजनेबल अमाउंट दिलवा दे तो वो ठीक है। तो रीजनेबल अमाउंट का मतलब है जो उस सिचुएशन के हिसाब से, अगर अमाउंट तय ना भी हुई भी हो तो फिर अदालत कह देती है अच्छा चलो जी इतनी अमाउंट रीजनेबल है। लेकिन यहाँ अमाउंट प्रॉपर एग्री ही नहीं हुई। जब एग्री नहीं हुई तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर अरेंजमेंट ही नहीं हुआ। क्लियर? अभी असल में इनके सॉल्यूशंस भी आपसे शेयर नहीं हुए क्योंकि किताब में मुख्तलिफ सॉल्यूशन, जैसे ये छठा वाला है, कौन से सर्कमस्टांसेस में कंसिडरेशन वैलिड होती है, चाहे मतलब कंसिडरेशन ना भी हो तो वैलिड होता है। पुराने जमाने में इसमें ज्यादा बातें होती थी, अब किताब ने इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल दिए हैं। तो पुराना सॉल्यूशन ज्यादा डिटेल्ड होगा, तो मैं सॉल्यूशंस भी जब किताब प्रॉपर अपडेट होगी तो उसमें सॉल्यूशन वाली फाइल या पोर्शन को भी मैं अपडेट कर रहूंगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल। अगेन वही बात है कि सारे एसेंशियल्स पूरे होने जरूरी है ना। प्री कॉन्सेंट भी है, पार्टीज भी कॉम्पिटेंट है, एक्सेप्टेंस भी है, लेकिन ऑफर गलत है। ऑफर सर्टेन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, और याद हमने कहा था उसमें ये डाउट ना हो कि कितने रुपए और किस तरह से, बड़ा क्लैरिटी हो इतनी चीज इतने पैसे। तो यहाँ वो अमाउंट क्लियर नहीं है, वो सर्विसेज की। जी जी अब ए बी को डैमेजेस देगा बेसिकली। अब सवाल ये है कि डैमेजेस कितने देगा, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि अगर एक बंदा दूसरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो कितने पे करेगा, जितना एग्री हुआ था या जितना उसका नुकसान हुआ है। उसको 50,000 की चीज या 10,000 में देने के लिए तैयार हो गया था। अब अगर ये मुकर गया तो मार्केट से कितने की मिलेगी, तो नुकसान कितना हुआ? 50,000। 10,000 वो पे करने के लिए तैयार था, 40,000 उसे इजाफी देने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रूल्स होते हैं इसके कि हमने डैमेज को कैलकुलेट कैसे करना है। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद की चीजों में नहीं, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने वाले स्टेप पे। जी क्लियर हुआ?
देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर क्रिएट ही नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये एक वॉइड अरेंजमेंट था जिसमें एक बंदे ने दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। एमी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी हो जाता है तो फिर अदालत कहती है अगर किसी ने दूसरे को कोई फेवर दिया तो वो फेवर वापस कीजिए। तो वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, इसमें फिर अदालत कहती है कि इतनी रीजनेबल कंपनसेशन होनी चाहिए। इन ईच ऑफ द केस इन जी क्वेश्चन 4 में क्या है, देखिए हो ही रहा है कि एक बंदे ने दूसरे से कहा कि देखो तुम मुझे काम करके दे दो, मैं कुछ मुनासिब से जो मुझे ठीक लगेगा तुम्हें पैसे दे दूंगा। इसमें कोई अमाउंट डिफाइंड नहीं है। एक बंदे ने ऑफर दी कि मैं तुम्हें, ये ऐसे ही है जैसे एक बंदा कहे मेरे से 2 किलो ऑरेंजेस ले लो और अमाउंट जो मैं तुम्हें बाद में मुनासिब बताऊं वो दे देता। तो ये तो एग्रीमेंट ही सही नहीं है, जिसमें सर्टेनिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ क्लैरिटी नहीं थी। देन इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आपने ये बताना है कि वो कौन सी कंडीशन है जो फुलफिल होंगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पहला, फरवरी 2014 को राहील ने प्रॉमिस किया टू पे 3 लाख टू समीर अगेंस्ट अ डेट ऑफ ₹5 लाख विच वाज ड्यू फॉर पेमेंट इन मार्च 2010। मार्च 2010 में एक डेट ड्यू था, 2014 के फरवरी में आके उस बंदे ने, एक दूसरे बंदे ने वादा किया कि हाँ भाई वो जो उस वक्त ड्यू होता था मैं आपको दे देता हूँ पैसे। इसमें कंसिडरेशन तो है ही नहीं दूसरे बंदे की तरफ से, तो टाइम बार्ड हो चुका है, 3 साल गुजर चुके। टाइम बार्ड वाला रूल, अब टाइम बार्ड वाले डेट को एनफोर्सेबल बनाने के लिए क्या करना होगा, राइटिंग में वो एग्री करे वो बंदा। तो अगर ये बंदा राइटिंग में एग्री कर लेता है, साइन करके एक्नॉलेज कर देता है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। यानी उन्होंने क्या किया, एक आधी शर्त बता दी और आपसे कह दिया बताओ मजीद क्या करें कि ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर हो जाए। शाजिया promised to pay 1 लाख रुपया to her brother Rauf on account of his university fee for 3 years। उसने कहा तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मैं लाख रुपए दूंगी तुम्हारी यूनिवर्सिटी के खर्चों के लिए। बताएं ऐसा क्या करें कि ये वादा कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर ले, राइटिंग हो और लॉ में रजिस्टर हो, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तब अगेन याद है आप क्या पहले कहेंगे ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एक चीज को कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं अगर राइटिंग हो और रजिस्टर्ड इन लॉ हो। इस सिचुएशन में शाजिया और इसके दरमियान बहन भाई का रिश्ता है तो नेचुरल लव है। तो सजेशन आखिरी क्या होगी, तो शर्तें पूरी हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्लियर। मिसेस इकराम वाज सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर हर फैमिली इन सिटीज पॉश लोकेलिटीज। शहर की एक पॉश अमीर लोकेलिटी में जो है वो घर ढूंढ रही थी फैमिली के लिए। हर ग्रैंडफादर नदीम हैज प्रॉमिस्ड टू पे हर 1 मिलियन। दादा नदीम ने, उसके दादा नदीम ने ये वादा किया कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए गिफ्ट के तौर पे दे दूंगा, प्रॉमिस किया फॉर परचेज ऑफ हाउस। आफ्टर फाइनलाइजिंग द डील विद वन ऑफ द स्टेट ब्रोकर्स मिसेस इकराम आस्क्ड नदीम टू पे 1 मिलियन। उसने खुशी खुशी जाके घर की डील फाइनल की, फिर आके दादाजी से कहा दादाजी पैसे। तो दादाजी ने क्या कहना था, केड़े पैसे। नदीम however refused to pay the amount। नदीम ने कहा जा दौड़ जा, कोई चक्कर नहीं। Mrs. Ikram filed a suit against her grandfather Nadeem for the enforcement of promise। उन्होंने अपने दादे पे केस कर दिया। उन्होंने कहा जी दादा मुकर गया जे, क्या मिसेस इकराम अपने दादे से ये अमाउंट रिकवर कर सकती हैं। ये प्रॉमिस था लव एंड अफेक्शन वाले केस में। अगर गिफ्ट दे दिया होता, 1 मिलियन दे दिया होता और बाद में कहता वापस करो पैसे, तो फिर इसने कहना था केड़े पैसे। तो अभी पैसे उसके पास हैं, कंप्लीटेड गिफ्ट नहीं है, तो वो वाला रूल तो हो गया फारिग। अब आते हैं दूसरा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला तब एनफोर्सेबल होगा जब वो राइटिंग में हो और रजिस्टर्ड हो। तो अगर ये रजिस्टर और राइटिंग वाला मामला है तो ये एनफोर्सेबल है, अदरवाइज ये एनफोर्सेबल नहीं है जी। हाँ, तो ग्रैंडफादर किसे कहते हैं, आप असल में सुसर वाली साइड पे चले गए मुझे लगा। ये ग्रैंडफादर उसके अपने जाती ग्रैंडफादर, उसमें ये नहीं लिखा कि मिसेस इकराम के जो शौहर मिस्टर इकराम हैं उनके ग्रैंडफादर, कहीं लिखा तो नहीं, नहीं उसी के दादा की।
अगर ये होता ना मिस्टर इकराम के दादा ने मिसेज इकराम से वादा किया, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये अब जरा दूर चला गया मामला। अगर क्या ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है जी? एक सवाल आया कि ये हम क्यों बता रहे हैं कि रिटर्न होना चाहिए और रजिस्टर्ड इन लॉ, इसलिए कि वो यही तो पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने हमें एक हिंट दे दिया, सिचुएशन दे दी और आपसे पूछा बताओ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसका एक जवाब था, मैं कहूँ गलत हो रहा है। उन्होंने इतना बड़ा सारा काटा मारना था। याद है एग्जामिनर कमेंट में क्या कहा था कि भाई बच्चे रीजन नहीं बताते। फिर उन्होंने कहा था 3 स्टेप में आंसर करो, पहले बताओ कानून क्या कहता है। हम कहेंगे कानून ये कहता है कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला मामला हो तो रजिस्टर्ड हो और राइटिंग में हो। क्या चीज जी? अब जो दो आम बंदों के दरमियान मामला होगा उसकी तो हम इस वक्त डील ही नहीं कर रहे। इस वक्त हमने जो चैप्टर और जो रूल पढ़ा है हम उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है आगे जाके हम कुछ और रूल्स पढ़ें तो हम इसी सवाल में कुछ और जवाब भी दे सकें, लेकिन अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें हमारे पास यही रूल है कि प्यार मोहब्बत की वजह से जो अगर उसने अपनी रिश्तेदार को पैसे देने का वादा किया तो वो वादा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एनफोर्सेबल तब हो सकता है जब राइटिंग में हो और लॉ में रजिस्टर हो। तो आपने रीजन बतानी ना, आपने पहले कानून बता दिया, फिर कहें इनके दरमियान जो मामला है ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला है। तो सोल्यूशन ये है कि अगर इसमें वो दो शर्तें पूरी हैं तो वैलिड है। अब सवाल ही नहीं बताया कि 2 शर्तें हैं या नहीं है, तो आप बता दें ये 2 शर्तें होती हैं, अगर फॉलो हुई हैं तो वैलिड है, फॉलो नहीं हुई तो आप आंसर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह दे दें। अगर ऐसा हो गया तो वैलिड, ना हुआ तो वॉइड। फिर रिस्पॉन्ड जी, अगर कंप्लीटेड गिफ्ट होता, अगर उसने गिफ्ट दे दिया होता और बाद में वो ग्रैंडफादर कहता है जी मेरे पैसे वापस करो और वो ग्रैंडफादर केस कर देता, तो हम जवाब ये देते कि चूंकि ये कंप्लीटेड गिफ्ट है तो ये हो चुका है, कंसिडरेशन थी, तो अब वो ये वापस नहीं मांग सकते। फिर नेचुरल लव को खत्म कर देते ना। अगर गिफ्ट कंप्लीट हो जाता फिर तो ज्यादा आसान बात हो जाती ना हमारे लिए। देखिए नेचुरल लव वाले और गिफ्ट में फर्क है। नेचुरल लव वाले में गिफ्ट देने का वादा है, एक प्रॉमिस है, हाँ भाई तुम्हें मैं मोटरसाइकिल दिला दूंगा, और गिफ्ट में क्या है, दे। अब गिफ्ट चाहे नेचुरल रिलेशन ने भी ना दी हो, किसी ने भी दे दिया हो, गिफ्ट दे दिया तो बस कहानी खत्म, गिफ्ट पी जाना है। देन पहला सवाल, रिस्पॉन्ड टू फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मुनीर वांटेड टू कंप्लीट हिज बैचलर डिग्री फ्रॉम यूरोप। बड़ा शौकीन मिजाज है, इधर बच्चे लाहौर आते हैं, वो जनाब यूरोप जा रहा है बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के लिए। हिज पेटर्नल अंकल फुरकान भट्ट, ये कौन होते हैं जी? मामू, चाचा, ताया, हाँ जी। अब अगेन आप पेपर में पहुंचे और एक अजीब सा वर्ड आ गया और समझ नहीं आया। आपने पूरा जुमला पढ़ना है और सोचना है कि इस पूरे जुमले में ये अंकल का अगर मुझे ना भी पता हो तो चल जाएगा या काम या नहीं। अब अगेन हम फंस गए कि पता नहीं ये वाला जो अंकल है, ये जो अजीब से लफ्ज वाला अंकल है, पता नहीं ये करीबी रिश्ता या दूर का रिश्ता है, पता नहीं नेचुरल लव है या नहीं है। तो हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, नीचे नोट दे दे। अगर तो ये पेटर्नल अंकल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो मेरा जवाब ये, वरना नहीं। या कह दें कि अज्यूम कि यहाँ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। इन एग्जामिनर को बता दें कि भाई तुमने बात अजीब सी की थी, मैंने इसलिए अजम्पशन ले लिया। अपने आप को सेफ रख लें, उसे ये पता लग जाएगा कि बच्चे को कानून का पता है, बस मेरी अंग्रेजी नहीं समझ आई। तो कभी कभी पेपर में इस तरह का अजीब सा वर्ड आ जाएगा, इस वर्ड के बगैर देखते हमें समझ आता है। हिज अंकल फुरकान बट has promised him to pay 2 million by way of a gift at the time of his admission in college। क्या जब एडमिशन लेने जा रहे होगे तो मैं तुम्हें 20 लाख दे दूंगा। ये चेक करें, घर के लिए वादा किया था दादे ने 10 लाख देने का, कॉलेज में एडमिशन के लिए इन्होंने वादा कर लिया 20 लाख। बहुत ऊंची फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। आफ्टर गेटिंग एडमिशन टू वन ऑफ द रिनोन कॉलेजेस इन यूरोप, मुनीर ने फुरकान भट्ट से कहा हाँ जी पैसे। फुरकान भट्ट ने कह दिया ना, चक्कर ही कोई नहीं। तो बताएं वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें मुनीर फुरकान भट्ट से ये अमाउंट रिकवर कर सकता है। अब एक हिंट देता हूँ, 4 नंबर का सवाल है। अगर तो ये उसका करीबी है ही नहीं तो 4 नंबर किस बात के? सवाल यही कह रहा है ना, बताओ वो क्या शर्तें ऐड हो जिससे ये वैलिड हो जाए।
वो हमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन की पता है। तो अब ये हमें ऑटोमेटिकली मानना पड़ेगा कि ये वाले अंकल के साथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। फिर भी डर लग रहा हो तो नीचे एक नोट लिख दिया, इट इज अज्यूम कि इस फुरकान बट और इसके दरमियान नेचुरल लव एंड अफेक्शन है। पैटर्नर का लफ्ज ही गायब करते हैं, ऐसे गायब करते हैं कि वो परेशान रह जाएंगी हुआ क्या उनके साथ। बात समझ आई? टेक्निकली इस सवाल और पिछले सवाल में कोई फर्क था? तो टेक्निकली जिसने उससे पिछली अटेम्प्ट में यानी कि ऑटम 2016 में ये सवाल आया, एक बच्चे ने चैप्टर तैयार करने के बाद जब इस सवाल की प्रैक्टिस की होगी तो उसका दिमाग और खुला होगा, और जब वो स्प्रिंग 20 में बच्चे को नजर आया होगा सवाल उस जैसा, तो वो कितना एक्साइटेड हुआ होगा। इसका मतलब है कि कभी कभी एग्जामिनर पास पेपर से भी हिंट उठाता है, उससे मिलता जुलता सवाल 3-4 साल बाद दे देता है कि चलो इतना पीछे कौन देखता है। उन्हें क्या पता जज्बाती टीचर ने 23-24 अटेम्प्ट के पास पेपर दे दिए। तो ऑटम 9 जब से आईकेप सॉल्यूशन दे रहा है तब से लेके अभी तक के सारे पास पेपर के सवाल और जवाब आपको उस बुक में मिलेंगे, जो कि कितने वर्किंग डेज के बाद आएगी? 6। अब 6 रह गए ना। आज तो सैटरडे वर्किंग डे नहीं है, ये तो हमने जबरदस्ती ऑन किया था। चलें कोई बात नहीं, 6 वर्किंग डेज में इंशाल्लाह ताला किताब। तो ये हम लोगों ने देखे, मैंने बड़ी कोशिश की टाइम गुजारने की, नहीं गुजर सका ज्यादा। और लाइव स्ट्रीमिंग वाले भी यही है तो नीचे भी नहीं जाना, वो 5 मिनट भी ऐड हो गए, चैप्टर करना पड़ जाना है मुझे। चलिए पिछला वाला रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें कितना को टाइम लग जाएगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू। इफ सम इवेंट कोलैटरल टू दैट, कोलैटरल मतलब connected to that, does or does not happen, do or not to do, does or does not happen। कल हमने इसके ऊपर बात की थी कि ये 4 तरह की बातें हो रही हैं। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे मशरूत है। फिर हम लोगों ने इसमें बात की थी, इसकी डेफिनेशन की, कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन। फिर हमने चारों की एग्जांपल भी देखी थी, याद है? एग्जांपल तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें जरूरी हैं, कुछ फ्यूचर इवेंट की हैपनिंग नॉन हैपनिंग, वो इवेंट कोलैटरल कनेक्टेड होना चाहिए और अनसर्टन भी होना चाहिए, सर्टन नहीं होना चाहिए। जी मैं एक दफा रीकैप कंप्लीट कर लूं, फिर सामने से सवाल लेंगे, फिर ऑनलाइन से सवाल लेंगे, और फिर मैं आपको मजीद आगे पढ़ाने की जिद्दोजहद में लग जाऊंगा इंशाल्लाह। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का हमने बेस देखा। फिर हमने कहा कंटिंजेंट और शर्त में क्या फर्क हुआ, फौरन से हमारे जहन में आया हो ये तो शर्त है, तो हमने कहा नहीं, शर्त इनवैलिड है और ये वैलिड है। शर्त में पार्टीज का इंटरेस्ट सिर्फ इवेंट है, वो इवेंट क्यों है? पैसे की वजह से। उस इवेंट के होने ना होने से उन पार्टीज को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके के पैसे लगे हुए। मतलब उस दिन अगर तेंदुलकर छक्का नहीं मारेगा तो भी, और छक्का मार भी देगा तो भी, इस बंदे की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसने शर्त ये लगाई होगी, अगर तेंदुलकर ने चौथी बॉल पे छक्का मार दिया तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो कई दफा वो एक अनकनेक्टेड इवेंट पे दो बंदे बैठ के आपस में एक 1 साइडेड या 2 साइडेड बेट कर लेते हैं, शर्त लगा लेते हैं। कंटिंजेंट में ऐसा नहीं है, कंटिंजेंट में एक बंदे ने शर्त रखी है अपनी ही एक कनेक्टेड इवेंट से कि देखो अगर मेरा बहरी जहाज आ गया तो मैं तुम्हें माल दे दूंगा, देखो अगर कल बारिश ना हुई, कल अगर बाजार खुले हुए, कल अगर ये वाला मामला हो गया तो मैं ऐसे करूंगा। जैसे कॉलेज ने आपसे कहा कि देखें अगर तो पुरानी स्कीम रही तो आपको मिलेगा पूरे वाले बिजनेस लॉ में एडमिशन, और अगर ना हुआ तो आपको मिलेगा कंपनी लॉ में एडमिशन, जिसको बाद में आप लोगों ने एहतजाज करके बिजनेस लॉ में कन्वर्ट करा लिया। पता लग जाए ना आपको कंपनी लॉ का कितना प्यारा सिलेबस है, फिर आपको एहसास होगा आपने क्या किया है। तो मतलब हमने तो चाहा था कि आपको आसान वाला पेपर पढ़ाया जाए, लेकिन आप में से अक्सर लोग पढ़ नहीं सकते थे। जो एएफसी से आ रहे थे ना वो बेचारे बाउंड हो गए थे, तो हमें समझ आ गई कि इस वक्त अब बच्चे जो है वो उनके साथ जुल्म हो जाएगा, और फिर अगर हम दोपहर 2 बजे बिजनेस लॉ देते तो वो आपके वो FR1 के बड़े वाले बैच से टकरा जाता। तो फिर हमने कहा चलो कंपनी लॉ बेचारा गरीब सब्जेक्ट, पहले ही ग्रुप 2 का था, वो हमने 2 बजे क्लैश पे उसे डाल दिया। तो उसमें भी कोई थोड़े से बच्चे जो है ना आ गए, मैं बड़ा हैरान हूँ पता नहीं कहाँ से आ गए, शायद जिंदगी से बहुत आवाजार है वो। तो इंटरेस्ट ऑफ पार्टी समझ आया, पार्टीज का इंटरेस्ट हो। एंड पे सवाल लेते हैं, अनसर्टेन इवेंट। कंटिंजेंट में अनसर्टेन इवेंट एक कंडीशन, बहुत सारी कंडीशंस में से एक कंडीशन, और वेजरिंग में है ही अनसर्टेन इवेंट, बात ही अनसर्टेन इवेंट की होगी। देन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, कंटिंजेंट में दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होगा।
इसने उसको कुछ कंसिडरेशन देनी है, उसने इसको कुछ कंसिडरेशन देनी है। वेजरिंग में हो सकता है टू साइडेड शर्त तो हो सकता है वन साइडेड शर्त तो, ये बातें देखी थी। फिर एक टेबल था, जो टेबल मैंने टेबल आपको दिखाता तो आप परेशान हो जाते। मैंने आपसे आसान आसान सवाल पूछे थे कि अगर आपने कहा कि अगर ये इवेंट हुआ तो ये चीज ऐसे है, तो वो इवेंट होने पे वैलिड होगा, और अगर वो इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाए, फिर अगर टाइम डिफाइंड हो तो और आसान हो जाता है कि उस टाइम तक हो गया तो ठीक है, उस टाइम तक ना हुआ या पहले इम्पॉसिबल हो गया तो वॉइड। फिर नॉट हैपनिंग की हमने बात की। नॉट हैपनिंग एक खास, नॉट हैपनिंग बगैर टाइम के, अगर नहीं हुआ तो वैलिड तब होगा जब वो नहीं होगा, नहीं होगा मतलब जब वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, और अगर वो हो गया तो वॉइड हो जाएगा। फिर अगर एक टाइम डिफाइंड हुआ, वो इस टाइम तक नहीं हुआ, तो जब वो टाइम पूरा हो जाएगा तो वॉइड हो जाएगा, मतलब वैलिड हो जाएगा, और उस टाइम से पहले ही अगर इम्पॉसिबल हो गया तो भी वैलिड हो जाएगा। तो अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने जो कंटिजेंसी रखी है वो होने पे रखी है या ना होने पे रखी है, विद टाइम रखी है, विदाउट टाइम रखी है। अगर टेबल कंफ्यूज करे, परेशान नहीं होना, वो वाली बातें आपको क्लियर है, वो वाली बातें क्लियर है। फिर हमने इम्पॉसिबल इवेंट की बात की। अगर एक इम्पॉसिबल इवेंट पे कंटिजेंसी है, अगर एक बंदे ने दूसरे से कहा देखो मैं तुम्हें तब माल सप्लाई करूंगा जब वो हमारा मरा हुआ दोस्त उठ के आ जाए, अब ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो अगर इस इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर कंटिजेंट करेंगे तो वो एग्रीमेंट भी गलत होगा। या एक बंदे ने दूसरे से कहा जैसे ही मेरा बहरी जहाज आएगा मैं तुम्हें माल दूंगा, और बहरी जहाज इसके ये बोलने से पहले ही डूबा हुआ है, इसको नहीं पता बेचारे को, तो इसे पता हो या ना पता हो बहरी जहाज तो डूबा हुआ है, तो इसने जो एग्रीमेंट किया वो तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहरी जहाज तो कभी भी नहीं आ सकता। तो अगर एक इम्पॉसिबल इवेंट हो तो वो कंफर्म वर्ड हो। यहां तक हम लोगों ने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था। आखिरी रूल फ्यूचर कंडक्ट वाला मैंने होल्ड कर लिया था। मुझे बताइए यहाँ पे सवाल फिजिकल ऑडियंस के। नहीं जी, सवाल ये था वेजरिंग एग्रीमेंट एनफोर्स हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो वॉइड है वो एनफोर्स नहीं हो सकता। हम आगे जाके चैप्टर 4 में इसकी कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लेंगे, कुछ जगह हो सकता है जी। नॉन हैपनिंग वाला, नॉन हैपनिंग की एग्जांपल कुछ डिफरेंट लेते हैं। अगर नई स्कीम ना आई तो आपको मिलेगा कैफ 3 बिजनेस लॉ, जिसमें एम लॉ और सी लॉ होता है। शर्त क्या है? अगर नई स्कीम ना आई। ये कब होगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? जब नई स्कीम ना आई। कब तक नहीं ना आई? रीजनेबल टाइम तक, क्लासेस स्टार्ट होने तक अगर ना आई तो फिर नहीं आ रही। जब नहीं आ रही तो आपको मिलेगा पुराना बिजनेस लॉ। या कॉलेज वाले कह देते हैं जी देखिए 1 अक्टूबर तक अगर नहीं आई तो हम आपको पुराना पेपर पढ़ाएंगे, तो 1 अक्टूबर गुजर जाती और नई स्कीम ना आती तो पुराना पेपर मिलता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहते हैं वो ना हुआ तो हम इस तरह से कर लेंगे। बात समझ आई? अब इसी को नीचे टेबल में देखते हैं। टाइम फिक्स है? नहीं, बस उन्होंने कह दिया नई स्कीम ना आई तो क्या होगा। कब एनफोर्सेबल होगा? जब इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। अगर आई कह देता नहीं आनी, इम्पॉसिबल हो गया, तो एनफोर्सेबल है। और अगर आ जाती तो ये कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो जाता, हम आपको पुराना पेपर पढ़ाएंगे अगर नई स्कीम ना आई। अगर आ गई तो पिछला कॉन्ट्रैक्ट वर्ड, अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉलेज ने तो आपको दोनों शर्तें बता दी थी। देन अगर टाइम डिफाइंड हो, 1 अक्टूबर तक नई स्कीम ना आई तो ये कब एनफोर्सेबल होगा? अगर टाइम एक्सपायर हो जाए और वो इवेंट ना हो, या वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। या तो 1 अक्टूबर गुजर जाती और नई स्कीम ना आती, या 1 अक्टूबर से पहले ही आई कैप कह देता नहीं आनी। क्लियर जी? अगर यकम के बाद आती तो पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड था, आपको पुराने बिजनेस लॉ में एडमिशन मिल जाता। फिर आप बाद में कहते कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने के बाद कुछ मसला हुआ है। शुरू के जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं ना, हमारी अजम्पशन ये है कि अभी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है। आगे हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस वाले चैप्टर, वो हमें बताएंगे कि अगर क्रिएट होने के बाद कोई मसलो मसाइल हो तो क्या होगा। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि ऑफर ही डिपेंडेंट है इवेंट पे। इवेंट के होने ना होने पे ऑफर वैलिड होगी।
तो अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता और बाद में अचानक से नई स्कीम आ जाती तो फिर वो अगले चैप्टर्स में हम जाके पढ़ेंगे, छठे में, सातवें में, कि उसका हम क्या करते हैं। डन जी 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 जी। वेजरिंग एग्रीमेंट रेसिप्रोकल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दो साइडों से भी शर्त हो सकती है, एक साइड से भी, चाहे दोनों साइडों से शर्त हो चाहे एक साइड से शर्त हो, वो है ही गलत, क्योंकि इलीगल है ना, कानून ने मना किया। जी दोनों तरफ से कंसिडरेशन तो पूरा हो रहा है। चलो मैं एक बात करता हूं, एक छोटा बच्चा एक कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के साथ और पैसे भी देता है और दूसरी तरफ कंसिडरेशन है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्यों? माइनर है। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ एक शर्त थोड़ी देखनी होती है, आपको दोनों तरफ से कंसिडरेशन तो नजर आ गई, लेकिन ऑब्जेक्ट की इलीगैलिटी भी तो नजर आनी चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब सारी शराइत पूरी हो, ऑफर भी सही हो, एक्सेप्टेंस भी ठीक हो, पार्टीज भी कॉम्पिटेंट हो, कंसिडरेशन भी सही तरीके से हो, ऑब्जेक्ट भी लीगल हो, कंसिडरेशन भी लीगल हो, पार्टी जो है वो माइंड भी उनका फ्री हो, ये सारी शर्तें पूरी होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और वो शर्तें हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं इन चैप्टर्स में। जी व्हाट एब एन इशू होगा, बिल्कुल सही कहा। अगर तो इवेंट है ही इम्पॉसिबल तो इसका मतलब है वो बात करते समय ही गलत हो रही थी। अगर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो इवेंट इम्पॉसिबल है, आपको पता है या नहीं पता वो एक अलग चक्कर है, लेकिन वो इवेंट अगर इम्पॉसिबल है उस वक्त तो ये वॉइड एब इनिशियो होगा। एक को भी ना पता हो और दोनों में से किसी को भी ना पता हो तो भी ये वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि देखें इन्हें पता है या नहीं है, बहरी जहाज तो नहीं आने वाला ना, तो इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट तो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा, तो इसका मतलब है ये था ही गलत हमेशा से, ये एग्रीमेंट की बुनियाद ही गलत थी क्योंकि बहरी जहाज तो डूबा हुआ था। क्लियर? सामने से फिजिकल ऑडियंस से कोई और सवाल? ऑनलाइन भाई सर यूनिवर्सिटी वाले में नेचुरल लव एंड अफेक्शन आ सकता है? जी बिल्कुल, आप इसी के ऊपर ही डिबेट करेंगे। हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट रिपीट कर दें, ये थोड़ी देर पहले सवाल आया है, ठीक है, ये आपके सवाल से पहले आया था, ये मैंने रिपीट कर दिया। सर हैपनिंग वाला भी रिपीट कर दे। चले कॉलेज की ही एग्जांपल ले लेते हैं। हैपनिंग में कॉलेज ने कहा बच्चों अगर नई स्कीम आ गई, फर्ज करें कॉलेज ने आपको पहले बीलो बोला होता, अगर नई स्कीम आ गई तो हम आपको कैफ 4 वाला बीलो पढ़ाएंगे। अगर नई स्कीम आ गई तो हम आपको कैफ 4 वाला बीलो पढ़ाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा? जब नई स्कीम आ जाए। और अगर नई स्कीम ना आए तो या तो हमें खबर मिल जाए कि नई स्कीम नहीं आ रही तो फारिग हो जाएगा। अब अंग्रेजी देखते हैं, अगर इवेंट हैपन हो, अगर नई स्कीम आ जाए तो वैलिड हो जाएगा। और वॉइड कब होगा? जब वो इम्पॉसिबल हो जाए, जो आईके खुद ही कहते यार मजाक किया था, नहीं आनी नई स्कीम, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन फौत हो गया, अब क्या 4 है ही नहीं तो कौन सी बात। और इसी तरह से अगर टाइम डिफाइन किया हुआ होता कि देखें जी अगर तो 1 अक्टूबर तक नई स्कीम आ गई तो फिर हम आपको नया वाला कैफ 4 पढ़ाएंगे, तो फिर 1 अक्टूबर तक नई स्कीम आ जाती तो नया वाला पढ़ता, और अगर 1 अक्टूबर तक नहीं आती या पहले से ही मना हो जाता तो डन। सामने वालों के तो सवाल खत्म हो गए थे, कहाँ थे आप? चलें पूछ लें, लेकिन पता है वरना फिर क्या है, फिर आप सवाल रिपीट करेंगे, फिर इधर से सवाल रिपीट होगा, फिर इधर से सवाल रिपीट होगा, फिर इधर से सवाल रिपीट होगा, फिर इधर से सवाल रिपीट होगा। चैप्टर तो मैंने खत्म करा नहीं है, मैंने कौन सा भाग जाना है? अगली क्लास 2 बजे होती है ना, बहुत मार्जिन है मेरे पास, पूछे सवाल। आखिरी सवाल हमारे पास फिजिकल ऑडियंस की तरफ से, अनसर्टन, ठीक है, ये मेरे ख्याल में आप बीच में से कोई जुमला पढ़ रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा है। वेजिंग एग्रीमेंट में आप द अनसर्टेन इवेंट इज सोल, ये वाला सोल होता है अकेला, डिटरमाइनिंग का मतलब है जो तय करता है, तो इसका मतलब है वेजरिंग में जो अनसर्टेन इवेंट है ना वो ही मेन फैक्टर है, यानी वेजरिंग में टोटल एग्रीमेंट घूम किसकी गिर रहा है? उस इवेंट के।
फकत उसमें वही इवेंट है। लेकिन कंटिंजेंट में वो इवेंट शर्तों में से एक शर्त है। मतलब एक रेगुलर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 10-12 शर्तों में से हो सकता है एक शर्त वो इवेंट भी हो। तो कंटिंजेंट में वो सिर्फ कोलेटरल है, सिर्फ कनेक्टेड एक शर्त है, मतलब बहुत सारी चीजों में से एक कनेक्टेड शर्त, जबकि वेजरिंग में है ही बस वही इवेंट। क्लियर? ले जी, अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। ये हैंडआउट जिस अजीब सी अंग्रेजी हमें सामने नजर आई। क्या हमारे पास कोई ब्लैक स्क्रीन है? हमारे पास कोई ब्लैक स्क्रीन बनानी पड़ेगी। ब्लैक स्क्रीन बनाते हैं। एक आर्टिफिशियल ब्लैक स्क्रीन भी बन सकती है, लेकिन वो गायब हो जाती है। नहीं जी, आपके सामने एक नई ब्लैक स्क्रीन तैयार करेंगे। नहीं, अब इसमें कुछ लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रख सकता। ठीक है, एक एग्जांपल जिससे ये आखिरी पॉइंट समझ आ जाता है। दादा, बेटा और पोता। दादा, बेटा और पोता। एक दिन एक पोते ने, यानी कि एक बच्चे ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मेरे सारे दोस्त बहुत अमीर हैं। इसलिए नहीं कि उनके वालिदैन अमीर हैं, इसलिए कि उनके वालिदैन में ये करेज है कि वो अपने बच्चों को आसानी से ट्रांसफर कर सके। किसी दोस्त के पास उसके फादर की तरफ से ट्रांसफर किया हुआ प्लॉट है, किसी दोस्त के पास फादर की तरफ से आई हुई गाड़ी है। वो दिन कब आएगा जब आप मुझे प्लॉट देंगे गिफ्ट में? जो दरमियान में वो जो इसके अब्बा और दादाजी का बेटा है वो परेशान हो गया। उसने कहा, बेटा ये सदियों से चली आ रही जुल्म की एक रीत है, मेरे अब्बा ने भी मुझे प्लॉट ट्रांसफर नहीं किया। उसने कहा ये क्या बात है? उसने कहा चलो एक काम करते हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर मेरे फादर ने मुझे प्लॉट ट्रांसफर कर दिया तो मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। अगर मेरे फादर ने मुझे प्लॉट ट्रांसफर कर दिया तो मैं तुम्हें ट्रांसफर। इस वक्त जिस इवेंट पे कंटिंजेंट है कॉन्ट्रैक्ट, वो है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। दादाजी के एक एक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर दादे ने बेटे को ट्रांसफर कर दिया प्लॉट, तो बेटा इस प्लॉट को बच्चे को ट्रांसफर करेगा। ऐसे ही है। तो वैलिड कब होगा ये कॉन्ट्रैक्ट? जब दादा वो एक्शन करेगा। वॉइड कब होगा? भाई दादा अगर ट्रांसफर किए बगैर मर भी गया तो भी बच्चे को वैसे ही ट्रांसफर हो जाना है। भाई ने कितनी प्यार बात, मैं कहा दादा अगर किसी दूसरे बेटे को ट्रांसफर करता है, दादा ने एक और बेटे को अगर ट्रांसफर कर दिया, बेटा नंबर 2, बेटा किसी दोस्त को ट्रांसफर कर दिया, कह देंगे दोस्त भी अगर कोई ना हो, चैरिटी में दे दिया, खैरात कर दिया, बीवी को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ तब वैलिड होगा जब दादा वो करे जो आपने बोला है। और अगर दादा कुछ ऐसा करे जिससे दादा वो ना कर सके जो आपने बोला है, लॉ में इसी तरह से लिखा हुआ है, इसलिए मैं अल्फाज घुमा के बोल रहा हूं। अगर दादा वो करे जो लिखा है तो वैलिड है, और दादा वो करे जिसके बाद वो ना कर सके जो लिखा है। अगर दादा कुछ ऐसा एक्शन करे जिस एक्शन की वजह से ये इम्पॉसिबल हो जाए कि वो एक्शन कर सके जिस एक्शन पे कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट है, यानी अगर दादा ने वो दूसरे बेटे को ट्रांसफर कर दिया तो इस एक्शन के बाद दादा इस काबिल नहीं रहा कि वो ये वाला प्लॉट इस वाले बच्चे को ट्रांसफर कर सके। हाँ, बाद में हो सकता है कि रिमोट कंटिजेंसी हो कि वो बेटा बाद में दादा को ट्रांसफर कर दे और दादा बाद में इस वाले को ट्रांसफर कर दे, लेकिन फिलहाल तो फौत हो गया ना मामला।
आईकेप ने एक एग्जांपल दी शादी की, उन्होंने उठाई इंडियन किताब से एग्जांपल, उसमें कहा ए ने बी से कहा कि अगर तुम मेरे साथ शादी करो तो फॉर एग्जांपल मैं इतना इनाम दूंगा या इतने पैसे दूंगा या व्हाटसोएवर, और उस बी ने ए के बजाय सी से शादी कर दी, which renders it impossible कि अब वो ए से शादी कर सके। यहां अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि बी का जेंडर क्या है। भाई मेल है तो 4 शादियां साइमल्टेनियस हो सकती हैं, फीमेल है तो ये इन्होंने इंडियन उससे एग्जांपल उठाई जहां पे एक वक्त में एक से ज्यादा शादी करना धर्म की खिलाफ वर्जी है। कुचल से एग्जांपल उठा ली और पाकिस्तानी कल्चर में फिट कर दी। तो आपने वो शादी वाली एग्जांपल को, ये दादा बेटा और पोता कितनी शरई कितनी खानदानी सी मिसाल हमारे सामने मौजूद है, जिसमें जनानी भी कोई नहीं, सुकून से, मतलब आप बड़ा फोकस होके दादा बेटा पोता, आप जो है वो शेरशाह कैंपस के माहौल के एन मुताबिक इसमें शादी वाली बातें सुनते आपके जहन में आता क्या शादी क्या, मतलब आप तो मतलब भाई आप तो हॉस्टल में भी लड़के ही लड़के देखते हैं, कॉलेज में भी, तो आपको तो भूल गया होगा ना। तो आपको वो एग्जांपल दीजिए, वो जेंडर जो आपको समझ आता है, वो जो नजर आता है, तो दादा बेटा और पोता। दोबारा सुन लें, अगर किसी शख्स के फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंडेंट हो, अगर उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, तो जब वो ऐसा करेगा तो हो जाएगा वैलिड। और अगर वो कुछ ऐसा करे जिसके बाद वो वैसा ना कर सके जैसा इसने कहा था, अब अंग्रेजी पढ़ते हैं, ये अंग्रेजी हवा में, क्योंकि अभी तो कंटिजेंसी है ना, वो ट्रांसफर इन्हें कर दे वैलिड हो जाएगा, किसी और को कर दे वॉइड हो जाएगा। सारे ही फ्यूचर के बारे में, जब तक वो इवेंट ना हो जाए या इम्पॉसिबल ना हो जाए, तब तक हम इनके बारे में नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है। इस कॉन्ट्रैक्ट में या इस पॉइंट में, इस पॉइंट में एक इंसान का एक्शन है, जो डिफरेंट एक्शन हो जाने की वजह से वो वाला एक्शन खत्म हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। इफ द फ्यूचर इवेंट, अगर वो फ्यूचर इवेंट जिसपे कंटिजेंसी है, इज द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट ऑन अनस्पेसिफाइड टाइम, टाइम तो डिफाइंड ही नहीं है, यानी अगर फ्यूचर इवेंट वो वे है जिसमें पर्सन एक्ट करे, यानी आपने कहा अगर दादा प्लॉट दे दे, द इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल, ये इवेंट इम्पॉसिबल कंसिडर होगा कब, सॉरी हमारे कलम ने काम करना छोड़ दिया, ये इवेंट इम्पॉसिबल कंसिडर होगा, उर्दू सोचें, जब वो कुछ ऐसा करे जिसके बाद वो वैसा ना कर सके जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। When such person does anything, जब वो बंदा कुछ ऐसा करे which render it impossible, जो इस चीज को इम्पॉसिबल बना दे, that he should so it, कि वो वैसा कर सके, जब वो कुछ ऐसा करे कि जिसके बाद वो वैसा ना कर सके, within any definite time और अदरवाइज देन अंडर फर्दर कंटिजेंसी। फर्दर कंटिजेंसी को इग्नोर करते हैं कि वो चाचे के पास गया, फिर चाचे से वापस दादा के पास चला गया, तो हो सकता है दादा आप ट्रांसफर कर दे, लेकिन अगर उसने भेज दिया किसी और को, तो हम ये समझेंगे कि अब उसका इम्पॉसिबल हो गया मामला और अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी इंसान के किसी एक्शन पे डिपेंड करता है, तो अगर तो वो एक्शन हो जाए तो वैलिड हो जाता है, और अगर वो इंसान कोई ऐसा एक्शन कर ले जिसके बाद ये एक्शन पॉसिबल नहीं रहा, तो वो वॉइड हो जाता है। अंग्रेजी थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ये दादा पोता ये एग्जांपल जहन में होगी तो फिर मामला जरा इजी हो जाएगा। बात समझ आई? अब पता लगा ये पॉइंट रोका क्यों था, इसको अलग से समझाना था। अब टाइम 20 मिनट और चैप्टर 15 मिनट का है, क्या करें? मसला ही नहीं है, इसका मतलब है चैप्टर 15 मिनट का है और टाइम 20 मिनट है। आप लोग सवाल पूछने की कोशिश करेंगे? सवाल? जी, अगर दादा अपने किसी और बेटे को दे दे और वो बेटा यानी सब का भाई अपने भाई को गिफ्ट कर
दे, वो इस कॉन्टेक्स्ट से तो फारिग हो गया ना काम, वो तो फिर किसी और तरह से, यानी इधर जो जुमला लिखा था ना कि जी अगर मेरे बाप ने मुझे ट्रांसफर किया तो बेटा मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा, और बाप ने ट्रांसफर नहीं किया तो वो शर्त खत्म हो गई। अब अगर इस बाप का भाई बाप को ट्रांसफर कर दे तो बाप अपने बेटे को ट्रांसफर करने का पाबंद नहीं है, क्योंकि शर्त क्या थी, दादे ने ट्रांसफर मुझे किया तो मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा। सर अगर पोता दादा को ब्लैकमेल करे, ठीक, ये मैं समझ आ गई ये कहानी ना, आप मतलब उन्हें समझ आ गई है कि अब टाइम इतना वेस्ट करना है कि सर अगला चैप्टर जो है वो कराएं भी तो बस आखिरी एक आध पॉइंट छोड़ दें जैसे कल छोड़ा था जी। खत्म हो गई कहानी, बस खत्म हो गई, बस खत्म हो गई, बस खत्म हो गई। ये पता है कहाँ लिखा है, आखिरी जुमले में, अदरवाइज दैट अंडर फर्दर कंटिन्यूएंसी, उन्होंने कहा मजीद गहराई में नहीं उतरना, मजीद नहीं सोचना अगर ऐसा हो जाए और वैसा हो जाए और वैसा करके तैसा हो जाए, मतलब ब्रेक लगा दो बस। तो ये जो आखिरी पॉइंट है ये ब्रेक लगाने के लिए है कि भाई अब इतना मजीद अंदर उतरे कि अगर कल को दोबारा घूम के दोबारा से एक्टिव हो जाए। पहली शर्त थी वो जैसे ही दूसरे बेटे के नाम पे गया फौत हो गई, अब इसमें मजीद गहराई में उतरेंगे तो परेशान हो। सवाल ये है कि यह प्लॉट स्पेसिफाइड नहीं है, असल में मैंने एक बेसिक एग्जांपल दी थी, अगर ये एक प्रॉपर कानून होता तो वो कहता कि मैं मकान नंबर 418 गली नंबर फलाना फलाना वाली चीज, मतलब वो प्रॉपर होता ना, वो तो फिर डेफिनेट होता। अभी तो हमने एक हवाई एग्जांपल देखी थी, वरना तो आप बहरी जहाज में भी कह सकते थे कि उसने कहा था अगर मेरा बहरी जहाज तो हो सकता है उसके दो बहरी जहाज हो, कौन से बहरी जहाज की। तो अगेन एग्जांपल देते हुए हम छोटी छोटी डिटेल्स को इग्नोर कर देते हैं, बस मेन चीज समझ रहे होते हैं। जी भाई का सवाल, असल में बहरी जहाज एक इंसान नहीं है, अगर मैं कहता कि वहां से मेरा असिस्टेंट अगर जहाज को रवाना करेगा तो फिर वो इसमें आता, और असिस्टेंट ही मर जाए तो इसका मतलब है ये जो आखिरी पॉइंट और इससे ऊपर वाले पॉइंट में फर्क है, बाकियों में कोई इवेंट है जिसमें कोई बेजान चीज या कोई कोई वाकया है, जबकि आखिरी पॉइंट में एक इंसान का एक तर्ज अमल है जिसके ऊपर हमने वो कर दिया कि अगर उस इंसान ने वैसा किया तो ऐसे में अगर वो इंसान इस काबिल ही ना रहे कि वैसा कर सके, ठीक है कोई बात नहीं, इंसान है ना, जब भी किसी इंसान के कंडक्ट पे हो तो आखिरी वाला पॉइंट, अगर दादा ट्रांसफर करे और बेटा पोते को ट्रांसफर ना करे तो बताएं क्या है ये बेटे ने गुनाह किया है, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उस दिन वैलिड हो गया था जब दादा ने बेटे को ट्रांसफर कर दिया। अब अगर ये पोते तक इसने ना पहुंचाया तो पोता इस पे केस कर सकता है। ट्रांसफर फी दो दफा क्यों भर रहे हैं, डायरेक्ट ही दादा पोते को ट्रांसफर कर दे, लेकिन हो सकता है बेटे को उसने 4 प्लॉट ट्रांसफर करने और उसने 4 अलग अलग बच्चों से 4 अलग अलग वादे किए हुए। जी बात थोड़ी सी समझ आई, कौन सा वाला पॉइंट दोबारा, इफ द फ्यूचर इवेंट इन विच, अगर वो फ्यूचर इवेंट जिसपे आप बात कर रहे हैं इज द वे जिसमें कोई बंदा एक्ट करे, कि आपने कहा अगर फलाना बंदे ने फलाना काम किया तो वैलिड कब होगा, जब वो फलाना बंदा फलाना काम करे, और जब वो फलाना बंदा फलाना काम ना करे यानी कि कुछ ऐसा करे कि वो फलाना काम नहीं कर सकेगा तो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो हमने कहा कि इवेंट शैल बी कंसिडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग व्हिच रेंडर्स इट इम्पॉसिबल दैट ही शुड सो एक्ट। मशवरा दूं, रट्टा मार लीजिएगा लाइन, ठीक है, नहीं तो फिर पेपर में अगर रटा ना लगा हुआ हो तो फिर तसल्ली से एग्जांपल्स के साथ बता दीजिएगा आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आपकी अंग्रेजी और आप जो सोच रहे होंगे शायद दोनों में फर्क आ जाए। जुमला पेचीदा है ना, अगर वो कुछ ऐसा करे जिससे वो वैसा ना कर सके जैसा कि इसमें था, तो इसलिए दिस इज रिकमेंडेड कि जो आखिरी लाइन है सिर्फ आखिरी लाइन इसको रटा मार लिया। हाँ आप नहीं बच सके,
आप बच ही नहीं सकते। आपका क्वेश्चन बैंक तब होगा ना जब आप घर जाके पूरा चैप्टर एक दफा पढ़ लेंगे और अगले दिन आपके सवाल जवाब सारे, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर कराया ही नहीं था, कल पूरा चैप्टर थोड़ी हुआ था, मंडे को टेस्ट है। मामला नाजुक होता जा रहा है, नाजुक मराहिल में दाखिल होता जा रहा है। अवाम के चेहरे पे शरारत है, अवाम की नीयत खराब है। हाँ नहीं तो वो कंटिजेंट की बात हो रही है, वो ये कंटिजेंट की किसी और बात कर रहे हैं। टाइम कितना है? दिखाई हैंड आउट। सवाल कितने हैं? 4 सवाल है, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, मामला ही हल हो गया। ये अच्छी तरह से पढ़ने हैं, जहां परेशानी हो संडे को आपने ग्रुप में सवाल दाग देना। मैसम भाई वहां लड़ते हैं, असल में मैसम भाई के भी ना सब्र का एक पैमाना होता है। आप लोग सामने हैं तो आपको तो कलेक्टिवली डांट पिलाई जा सकती है, उधर एक बच्चा शरारत करता है उसे डांट पिलाओ, थोड़ी देर बाद एक और बच्चा आके शरारत कर देता है। या तो हम डांट पिला के और ग्रुप को एडमिन मोड पे और डांट को हाईलाइट कर दे, भाई ए डांट है, ए खा जाओ। तो प्रॉब्लम है जब आप क्लास में नहीं काबू आते तो ग्रुप में तो आप बिल्कुल ही समझ रहे होते हैं कि मैं तो बिल्कुल एक अलग दुनिया में हूँ, तभी मैं ग्रुप में जाने की हिम्मत नहीं करता कि वहां माहौल ही और चल रहा होता है, वो एक अलग दुनिया है। थोड़ा सा आप मेरे जज्बात जो है वो मजरू कर रहे हैं। चलें जी, जुबैर agrees to construct a bungalow for Ubaid for ₹20 million। ऐसे क्यों करें, हम तो रिवर्स चलते हैं, पुराने से नए की तरफ आते हैं। खैर वो दोनों छापा ही है एक दूसरे का, पहले ही पढ़ लेते हैं। Zubair agrees to construct a bungalow for Ubaid for ₹20 million on condition that payment will only be made after Munir, an architect, certifies that the bungalow has been constructed in accordance with layout plan। जुबैर ने कहा कि वो उबैद को 2 करोड़ में एक बंगला बना के देगा। देखिए अब थोड़ा सा तो मुनासिब हुआ ना, वो तो 1 मिलियन में प्लॉट खरीदने जा रही थी खातून पिछले वाले सवाल में। खैर वो शायद वो पुराना दौर हो शरीफ लोगों वाला, अब शायद ये लेटेस्ट दौर है तो वो उसमें आप मतलब नए पाकिस्तान की नई कीमतें लगी हुई हो। तो 2 करोड़ का एक घर वो बना के देगा, लेकिन शर्त यह है कि पेमेंट सिर्फ तब मिलेगी जब एक आर्किटेक्ट मुनीर तस्दीक करेगा कि ये बंगला प्लान के एन मुताबिक बना है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्क्राइब द नेचर एंड वैलिडिटी ऑफ द अबव कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर क्या है? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेचर ये है कि ये एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कब होगा वैलिड? जब वो सर्टिफाई करेगा, और अगर वो सर्टिफाई नहीं करेगा तो वैलिड नहीं है। तो बात समझ आई जी? अब अगेन मुनीर का फ्यूचर कंडक्ट क्या? मुनीर का फ्यूचर कंडक्ट ये है कि वो एक सही ओपिनियन दे कि हाँ भाई सब ओके है। और अगर मुनीर कह दे ओके नहीं है, मुनीर कुछ ऐसा कर दे जिसके बाद वो वैसा ना कर सके, यानी मुनीर कह दे बेकार बना हुआ है, गलत बना हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट फारिग। हाँ ये असल में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंडक्ट कैसे कह लें या इवेंट कह लें, दोनों तरीके से सोल्यूशन सेम है कि अगर वो मुनीर सर्टिफाई कर दे तो ओके है, और अगर वो सर्टिफाई ना करे या कह दे गलत बना हुआ है तो वॉइड। 2 नंबर का क्यूट सा सवाल था। 4 नंबर का सवाल, वजीर सेड टू सोलत, I will buy speed boats worth 10 million from you if you obtain the license for me to operate the boats at Clifton Beach। अगर तुम मुझे क्लिफ्टन बीच पे लाइसेंस दिलवा देते हो तो मैं तुमसे 10 मिलियन की बोट्स खरीद लूंगा। अगर तुम मुझे लाइसेंस दिलवा देते हो तो मैं तुमसे 10 मिलियन की बोट्स खरीद लूंगा। सोलत एग्रीड, सोलत ने कहा मसला ही कोई नहीं, लाइसेंस तो अपने बाएं हाथ का खेल है। And applied for the license and deposited 100,000 as processing fees, और उसने ₹1,00,000 प्रोसेसिंग का जमा भी करा दिया गवर्नमेंट को।
However, before the issuance of license, the city government imposed ban on issuance of new license. लाइसेंस के इशू होने से पहले ही अचानक से उन्होंने लाइसेंस बैन कर दिया. Solat wants Wazir to buy the speed boats as he has made necessary effort to arrange the license. उसने कहा जी मैंने तो लाइसेंस की कोशिश कर रहा था, अचानक से गवर्नमेंट ने ही इसको इम्पॉसिबल कर दिया. तो देखें जी भाई ने तो मेहनत की है ना, भाई का तो कुछ बनता है. सवाल ये है कि वजीर ने रिफ्यूज कर दिया. उसने कहा जी मैं तुमसे स्पीड बोट्स नहीं खरीदूंगा. अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताएं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था वजीर सोलत के दरमियान? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था. ऑल्सो स्टेट वेदर वजीर इज नाउ बाउंड टू परचेज द स्पीड बोट्स. नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया वो इवेंट. चाहे इम्पॉसिबिलिटी पता थी या नहीं पता थी, अब वो इवेंट हो ही नहीं सकता. अब वो लाइसेंस, और शर्त क्या थी? लाइसेंस मिलेगा तो मैं बोट्स खरीदूंगा. अब वो गरीब ने अगर लाखों रुपए लगा दिए, कोशिश कर ली, लेकिन अगर वो शर्त ही नहीं पूरी हुई, तो ऐसे में ये जब तक शर्त पूरी नहीं होगी, ये ऐसे ही एक बंदा दूसरे से कहे यार मैं आपसे फलाना तरह के आम खरीदूंगा. अब दूसरा कोशिश करता रहे, खर्चा करे, मेहनत करे, तगो दो करे, और बाद में कहे नहीं मिल सके. लेकिन देखें भाई की मेहनत चेक करें, आप मेरे से वो अमरूद ले जाए, तो कहेगा नहीं यार, मतलब मैं जो शर्त रखी थी वो शर्त ये थी मुझे ये आम अवेलेबल कर दो, मैं खरीद लूंगा. अगर तुम नहीं करके दे सकते फॉर एनी रीजन, मार्केट में आना बंद हो गए, उगना बंद हो गए, मेरी शर्त क्या थी? मुझे वो आम दे दो, पैसे ले लो. जब मेरी शर्त पूरी नहीं हुई, कहानी खत्म. तो यहाँ पे शर्त क्या थी? लाइसेंस दिलवा दो. भाई लाइसेंस ही नहीं मिलना तो वो बोट्स का क्या करेगा? बोट्स तो तभी होती ना जब वो चला पाता उसको. लाइसेंस उसे मिला नहीं, तो उसने शर्त ये रखी थी लाइसेंस दिलवा दो, तो फिर मेरे से जो है वो पैसे ले लो और मैं बोट्स खरीद लूं. है वो क्या, तू गड्डी ले आ, तेल मैं पवान दिया. तो वो एक उसमें अगर अगला गड्डी ना लेके आए और कहे मैं मेहनत बड़ी की थी है, तू तेल दे पैसे दे दे, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं. तीसरा, चौथा देख लेते हैं. चौथा पहले से मिलता जुलता है. आसिम एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर अली एट द कॉस्ट ऑफ 50 million. However, it was agreed that payment would only be made on completion of the project. जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तभी पैसे ट्रांसफर होंगे. Is this, अरे वाह, ये सवाल तो आगे दोबारा कॉपी पेस्ट हुआ है. सवाल इतना बड़ा नहीं था जितना नजर आ रहा है. Is this a contingent contract under Contract Act 1872? Give reason. Also list the requisite characteristics of a contingent contract. आगे दोबारा से रिपीट हुआ है, उसको इग्नोर कर दें. तो छोटा सवाल हो गया. 3 नंबर का वो कह रहे हैं क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये बताएं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. वो जो 3 बुलेट्स हमने पढ़ी थी ना, अनसर्टेन इवेंट और फलाना, सबसे पहले तो वो लिख दी. आपने कहा ऐसे पढ़ो ना, ऐसे मैं रट्टा मारे है. उसके बाद क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? मुकम्मल होने पे पैसे देने हैं, यानी कि पैसों का दिया जाना कंटिंजेंट है. वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट ही है कि मुझे घर बना दो और पैसे ले लो. तो यहाँ पूरा घर बनाना कंटिंजेंट नहीं है, पैसों का दिया जाना वो कंटिंजेंट है कि जब घर कंप्लीट होगा तब मेरे से पैसे ले. और 3 नंबर के लिए पूछा और इसमें उन्होंने उसके पॉइंट्स भी पूछ लिए. तो इसका मतलब है हल्की सी डिस्कशन आपने इस पे की कि हाँ भाई ये पेमेंट कंटिंजेंट है यहाँ, और आगे वो 3 एसेंशियल्स बता दिए. तीसरा आखिरी सवाल, ये अभी तक जितने भी सवाल आए हैं पिछली अटेम्प्ट को छोड़ के जितने भी सवाल आए हैं 2009 से अब तक, वो सारे आपके सामने हैं इस यूनिट से. Two wrestler Goga and Shida agreed to play a wrestling match on condition that if any of them would fail to appear for the match, he would have to pay 5,000 to the other party. दोनों ने आपस में ये तय किया है कि देखो अगर तुम ना आए उस दिन तो 5,000 का जुर्माना होगा. विनर वॉज टू रिसीव 20,000 आउट ऑफ सेल प्रोसीज ऑफ द टिकट. टिकट से जो पैसे आने थे उससे विनर को 20,000 रुपए इनाम मिलना था. गोगा फेल्ड टू अपीयर इन द मैच. गोगा नहीं आया मैच वाले दिन. Shida sued him for 5,000. Goga, however, refused to pay, claiming that being wagering in nature contract is not enforceable by law. तो उसने कहा जी ये तो शर्त थी, ये तो कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, ये तो शर्त रखी थी जो नहीं आएगा वो पैसे देगा. क्या ये शर्त थी? अगर बाहर बैठा एक शख्स कहता देखो गोगा ना आया तो मैं पैसे दूंगा, तो वो एक और बात होती.
ये तो गोगा और शीदा का आपस का ही मैच था, इनका इस मैच के इवेंट से ताल्लुक था, तो यहाँ पे मैच वाले दिन अपीयर होना जरूरी था। तो यहाँ पे उसकी बात बिल्कुल गलत है, हम कहेंगे नहीं भाई ये वेजरिंग नहीं है, पार्टी का इंटरेस्ट था उस दिन आने या ना आने में, क्योंकि वो मैच होना था और मैच से उन्होंने जीत या हार का फैसला करना था। तो ऐसे में इसको 100% वेजरिंग कह देना मुनासिब नहीं है, इसमें कंटिजेंसी मौजूद थी और दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड थी। हाँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी हो कि इस तरह का आप नहीं शर्त रख सकते, फिर वो वेजरिंग बन जाता। लेकिन सवाल ने हमें जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसकी बेस पर हम कह देंगे कि भाई ये वेजरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज को उस मैच के साथ इंटरेस्ट है। डन। तो आप लोगों ने ये चैप्टर अलोंग विद इसके पास पेपर्स कवर कर लिया, मकसद पूरा हो गया। ठीक है, एक मजे की बात बताऊं, मैंने कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट अभी कराना ही नहीं, शुगल था। ये इतना आगे का चैप्टर है, ये तो 8वां चैप्टर है, 5वें के बाद चौथा करेंगे, हमारा पहला जोन कवर हो जाएगा 25 नंबर का। 2 दिखाए तो आपने 1 कराने दिया ना, वरना आपने कहा नहीं नहीं सर इतना चैप्टर नहीं सर, पूरा चैप्टर करा दिया सर, क्या करेंगे, रुल जाएंगे। और मैंने आपको कल भी कहा था कि कल हमने पास पेपर भी डिस्कस करने हैं। भाई की एक्टिंग इतनी जानदार थी। टेक्स्ट में क्या है, चैप्टर 5 और 3 का कंसिडरेशन। डन, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। जी जी, ओरिएंटेशन वाले दिन आपने कहा था कि मेरा ये है कि हर चैप्टर के ना मेरे तो नोट्स बने में, आप लोग अपने भी बाय हैंड नोट्स बने। सर ये बताते हैं चैप्टर याद कर